खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपकी मेज़बान असरा हक। और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। नाज़रीन, हाल ही में पीटीए ने फिर दोबारा वीपीएन्स की रजिस्ट्रेशन का सिलसिला खोल दिया है और साथ-साथ में भी वो एक नई स्कीम लाना चाहते हैं जहां पर वो पाकिस्तानी आईएसपीज़ को लाइसेंस देंगे कि वो खुद की प्रॉक्सी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करें। ये सारी डेवलपमेंट फॉलो करती है जब फेडरल मिनिस्टर फॉर आईटी और टेलीकॉम शज़ा फातिमा ख्वाजा वो नेशनल असेंबली में एक डिजिटल नेशन पाकिस्तान नामी बिल पेश करती हैं और वो प्रेस करती हैं कि इसको इमीडिएटली पास किया जाए बिकॉज़ इट इज़ ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। अब जो ये बिल है ये थोड़ा वेग है बिकॉज़ ये कहता है कि हम लोग डिजिटल आइडेंटिटीज़ एस्टैब्लिश करेंगे सिटीज़न्स के लिए ताकि हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड सोशल, इकोनॉमिक और गवर्नमेंट से रिलेटेड डेटा जो है उसकी मैनेजमेंट हो पाए। अगर मैं कुछ पढ़ लूँ कुछ जो ये बिल है वो क्या प्रपोज़ करता है, वो ये कहता है कि इट विल हार्नेस डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ टू ड्राइव इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इम्प्रूव सिटीज़न वेल-बीइंग एंड मॉडर्नाइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स। अभी आपको सब वर्ड सैलेड तो लग रहा है बिकॉज इट इज़ द बिल इटसेल्फ डज नॉट एक्सप्लेन कि वो क्या एग्जैक्टली चाहता है बिसाइड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 गवर्नमेंट बॉडीज़। और ये बॉडीज़ फिर आपस में ये डिसाइड करेंगी, कंसल्ट करेंगी खुद ही आपस में कि एक डिजिटल नेशन मास्टर प्लान इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मास्टर प्लान भी क्या है ये भी बिल नहीं समझा सकता कि क्या चीज़ है और ये कैसे लाई जाएगी। खैर इस सारे सिचुएशन के ऊपर जो है एक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम सिविल सोसाइटी और हमारे डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थोड़ी कंसिडरेशन हो पाकिस्तान के डिजिटल नीड्स के हवाले से। लेकिन कंसिडरिंग जो अभी तक हमारे पास एविडेंस रहा है कि गवर्नमेंट बहुत अंडरस्टैंडिंग रही है पाकिस्तान के राइट टू फ्री स्पीच पे, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पे एंड राइट टू हैव इंटरनेट इन द फर्स्ट प्लेस, ये चीज़ तो गवर्नमेंट इस प्रोवाइड करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव रही है। तो हम लोग को ये नज़र आता है कि ये जो बिल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन से और किस तरीके से फर्दर हो पाएगा। इस सारे मामले पे बात करने के लिए आज हम लोग ने दावत दी है 2 ख़ास शख्सियत को। एक हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन मिस सबीन गौरी और साथ-साथ में हम लोग के लिए हम लोग ने दावत दी हुई है उसामा खिलजी साहब को जो डायरेक्टर हैं बोलो भी के। तो बहुत शुक्रिया मिस गौरी आपने राइट्स वॉच को जॉइन किया। अब बेसिकली तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो एक नया डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो डिजिटल राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वो इसको लेके कंसर्न है कि इससे पाकिस्तानियों की जो प्राइवेसी के इश्यूज़ हैं, वो पैदा हो सकते हैं। मेरे ख्याल में सबको पता है कि कितनी तेजी से आजकल जो है वो टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन जो है वो हो रही है तमाम दुनिया में। तो इस पे कंसर्न्स होने तो मेरे ख्याल में नहीं चाहिए। जैसे आपने बताया कि ये डिजिटल नेशन पाकिस्तान जो है ये बिल बेसिकली पाकिस्तान की नेशन को एम्पावर करने के लिए डिजिटली और इसकी जो सोसाइटी है उसको डिजिटलाइज करने के लिए है। अच्छा, इसके बेसिक फैक्टर्स में जो है वो हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर्स हैं एज वेल एज जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं, साथ ही साथ एवरी इंडिविजुअल सिटीजन, उन सब की एक डिजिटल आईडी होगी। जैसे कि अभी भी आपने देखा कि नादरा जो है उनके पास वो चिप सिस्टम होता है बिल्कुल। और आपका जो आईडी कार्ड अब वाला है जो आपका सीएनआईसी है कंप्यूटराइज, उसमें वो चिप होती है, वो हर पाकिस्तानी नेशनल को सिटीजन को एक जो है वो कोड असाइन कर दिया जाता है। अच्छा, उसमें नादरा की सर्विसेज की हद तक तो ऐसा पॉसिबल था कि जो है वो हम काम कर रहे थे, मगर ज़रूरत इस बात की थी कि फॉर एग्जांपल किसी को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, किसी के यहाँ जो है वो मैरिज सर्टिफिकेट है, तो प्रॉब्लम ये थी कि हर चीज़ जो है हमारे सिंगल डोर स्टेप पे होनी चाहिए। अगर हम हर चीज़ को कंप्यूटराइज़ करते हैं, तो फिर चीज़ें हमारे लिए ईज़ी एक्सेस हो, क्यों हम लंबी-लंबी लाइनों में लगें, सीएनआईसीज़ बनवाना हो। इसी तरीके से अगर आपको जो है वो डोमिसाइल चाहिए होता है, आपको मैरिज या डेथ का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपको डीसी ऑफिस जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। जी। एफआरसी चाहिए होता है तो आपको नादरा जाना पड़ता है। मतलब अलग-अलग जगहें थी और उसमें बहुत टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमने ज़रूरत ये समझी कि ऐसा एक जो है वो डिजिटल आइडेंटिटी हो हर सिटीज़न की, कि उसका तमाम रिकॉर्ड, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे वो नादरा का रिकॉर्ड है, इसी तरीके से एक जो उसके फाइनेंसेस हैं, जो हमारे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन होते हैं, वो सब हमारे एक सिंगल डोर स्टेप पे और एक बटन के थ्रू होने चाहिए। ठीक है। इसीलिए इस बिल को जो है वो डिजाइन किया गया, जिसमें सबसे बेसिक चीज इसको थोड़ा सा जब इस पे बात हुई थी, अभी ये पास होने के लिए नेशनल असेंबली में आया, फिर स्टैंडिंग कमेटी में गया है और अभी स्टिल स्टैंडिंग कमेटी में है। तो वहां पे जो है वो ये बात हुई थी कि शायद लोग ये समझ रहे थे कि
ये जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये चीज़ों को आसान करने के लिए है। और उसके साथ ही साथ जो है वो ई-गवर्नेंस का जो सिस्टम है ना, अच्छा हमने ई-गवर्नेंस का सिस्टम जो है वो कैबिनेट की हद तक इस्लामाबाद जो हमारी टेरिटरी है, उसमें तो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो तमाम के तमाम जो है वो हमने ई-गवर्नेंस के थ्रू जो है वो डिजिटलाइज़ कर दिए हैं। मतलब वो पेपरलेस काम वहाँ पे शुरू हो गया है, जो डिजिटल फाइल्स हैं वो मूव होती हैं और उसमें टाइम भी कम लगता है, उसमें रिसोर्सेज़ भी कम लगती हैं और चीज़ें स्पीड अप भी हो गई हैं। अच्छा अच्छा, इसमें तकरीबन जितने हमारे इम्प्लीमेंट तो सब जगह हो गया है मगर 100% इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मोर देन 70% कोई 71% हमारे डिपार्टमेंट जो है वो मतलब फुली डिजिटलाइज़ हो चुके हैं ना। क्वेश्चन है हमारा उसामा हिरजी साहब से कि ये कंसर्न्स हैं स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू लोगों की जो ये डेटा प्राइवेसी है, क्योंकि ये इससे भी पहले भी नादरा में भी अटैक्स हो चुके हैं, हैक हो चुका है, डेटा लीक्स हुए हैं। तो ये सारी कंसर्न्स हैं, अगर आपने देखा हो बिल, डू यू थिंक ये इफेक्टिवली एड्रेस हो रहे हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में ये है कि एक जो डेटा प्रोटेक्शन का ड्राफ्ट है, वो कई ज़माने से डिबेट हो रहा है, लेकिन क्योंकि उस पे जो है कोई मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं हुई है, वो पास नहीं हो पाया अभी तक। और इस वजह से इस तरह का डेटा सेंसिटिव डेटा प्रोसेसिंग करने का बिल लाना जो है मेरे ख़्याल से नामुनासिब है, क्योंकि पहले आप डेटा प्रोटेक्शन के सेफगार्ड्स जो है, जब तक नहीं लाएँगे और जब तक आप एवेन्यूज़ नहीं देंगे ऑफ रिकोर्स टू सिटिज़न्स के अगर उनका डेटा हैक होता है, लीक होता है, तो क्या कॉम्पेंसेशन उन्हें अच्छा, मिलेगी, क्या प्रोटेक्शन उन्हें उसामा मिलेगी? खिलजी साहब ये तो सब कुछ सिर्फ जो है हमें अभी देखना मिस बहुत सबीन ने ज़रूरी है। कहा है कि जो गवर्नमेंट है दे आर वर्किंग ऑन दिस, कि वो किस तरीके से डेटा प्राइवेसी और प्रोटेक्शन में उनके मैकेनिज्म्स एस्टैब्लिश करें। बट इन द बिल डिड यू सी एनीवेयर कहीं पर कि ये किस तरीके से एस्टैब्लिश होंगे, कुछ है इसका कुछ रिलेटेड? नहीं, वो तो ख़ैर बाद में रूल्स में आता है, लेकिन देखें आपने अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल ही नहीं पास किया और उससे पहले ही आप ऐसा बिल ला रहे हैं, सो इट्स टू अर्ली और टाइम जो है उसका ठीक नहीं है। ठीक है। लेकिन इसके अलावा हमें डिजिटल डिवाइड के बारे में भी सोचना है कि जी। आधे से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन जो है डिजिटली कनेक्टेड नहीं है और डिजिटली लिटरेट भी नहीं है। तो आप जो लिटरेट और कनेक्टेड लोग हैं, उनको तो सहूलत दे रहे हैं। लेकिन जो आपके डिजिटली इलिटरेट हैं और डिजिटली कनेक्टेड नहीं हैं, उनको आगे लाने के लिए आपके कोई इक़दामात हैं या नहीं? तो हम तो देख रहे हैं इंटरनेट ऑलरेडी हर वक़्त बंद होता है। तो वो कोशिश भी नहीं की जा रही लोगों को ज़्यादा कनेक्ट करने की। तो ये हैव और हैव नॉट्स का जो गैप है, वो ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है इससे। ठीक। अच्छा, उसामा खिलजी साहब, मैं आपसे आपने उसी मुद्दे की तरफ, उसी पॉइंट की तरफ इशारा किया कि कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वो इस पूरे निज़ाम को सँभालने की सलाहियत भी रखता है कि हम डिजिटली तौर पर क्या अपनी अगर सर्विसेज़ को या अपनी गवर्नेंस को डिजिटलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो क्या हम पाकिस्तान इंटरनेट ऐसा मुहैया कर रहा है अपने शहरियों को और अपने उन अफ़सरान या उन महकमों को जिन्होंने ये सारा काम करना है? जी, ये जो हुकूमत ये बिल लाई है, उसी हुकूमत ने जो है इंटरनेट को बिल्कुल ख़राब कर दिया है। पिछले 1 साल में हमें देखा है कि इंटरनेट की स्पीड जो है, वो फ़लस्तीन और लिबिया जैसे ममालिक जहाँ जंग हो रही है, वहाँ से भी इंटरनेट ज़्यादा स्लो है हमारा। और फिर जो है हम देखते हैं कि हर वक़्त बंद किया जाता है। अभी इलेक्शन के दिन भी आपने इंटरनेट बंद किया हुआ था, तो अगर आप डिजिटल जो है सब कुछ कर रहे हैं, इलेक्शन के दिन जो है वो आपके इलेक्शन ऑफ़िसर्स फ़ॉर्म भी नहीं अपलोड कर सक रहे थे क्योंकि इंटरनेट आपने बंद किया हुआ था। तो इस किस्म के जो औकात आएँगे, तो फिर क्या उस वक़्त आपकी जो है आइडेंटिटी सस्पेंड हो जाएगी क्योंकि आपका इंटरनेट ही नहीं होगा और सब कुछ डिजिटल अगर आपका सिस्टम है, तो किस तरह से आप आगे उसको प्रोसेस करेंगे? अच्छा, मिस सबीन, अभी उसामा खिलजी साहब हमारे जी, साथ आपका जी, जी, आपको आ रही है मेरी आवाज़? जी, जी, आ रही है। थोड़ा-सा इंटरनेट का प्रॉब्लम है जिस पे हम बात भी कर रहे हैं, जो हमारा आज का मुद्दा भी जी, है, शायद बिल्कुल। वही आज हमारे दोबारा आड़े भी आ रहा है और यही वो सवाल है जो कि उठाया है उसामा खिलजी साहब ने कि पाकिस्तान में तो इंटरनेट स्पीड या इंटरनेट कनेक्शंस अब इतने अच्छे हैं ही नहीं और मौजूदा हुकूमत के दौर में तो ये इल्ज़ाम है कि और इंटरनेट के साथ गड़बड़ की गई है। तो उसके सूरत में आप एक ऐसा बिल लेकर आ रहे हैं जिसको आप हर चीज़ डिजिटलाइज़ करना चाह रहे हैं। जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो हमें उस डिजिटल पाकिस्तान बिल की ज़रूरत क्यों है? अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि बिल्कुल इंटरनेट का इश्यू है और थोड़े अरसे पहले ये पूरा जो हमारा रीजन है,
जो वो एक दफा जिक्र भी मीडिया पे काफी वो हुआ था कि सबमरीन जो है वो केबल का प्रॉब्लम था। फिर उसके बाद अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है वो 3G से 4G की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट अपकमिंग ईयर में हम लोग जो है वो 4G से 5G पे चले जाएंगे। काफी सारी चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पुराना हो चुका है, और जो कंपनीज हैं वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी चेंज कर रही हैं, और काफी सारी चीजें इसके ऊपर हो रही हैं, मगर क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट है इस वक्त, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम और ये मसाइल आ रहे हैं। मगर आने वाले साल में ये सारी चीजें इंशाल्लाह बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाएंगी, आपके इंटरनेट की स्पीड भी बहुत बढ़ जाएगी। मुख्तलिफ लेवल्स पे इस पे काम हो रहा है, और और क्या बहुत जल्द आप देखेंगे, मेरे ख्याल में विद इन 2 to 3 months के चीजें जो है वो बहुत तेजी से हम 5G की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आपको बहुत बेहतर सर्विस और ईच एंड एवरीथिंग, ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउनलोडिंग की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सिवाय इसके कि सिर्फ कुछ इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे इंसर्जेंसी की वजह से, जैसे केपी के कुछ इलाके हैं, बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, वहां पे थोड़ा सा हमें जो है वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट एक्टिविटीज और दूसरी चीजों की वजह से हमें इन चीजों को फेस करना पड़ रहा है कि इंटरनेट डेटा कनेक्शंस वगैरह। ऑल्दो के वहाँ के जो नुमाइंदे हैं वो भी इस बात पे जो है वो मुसलसल असेंबली में भी आवाज उठाते रहते हैं। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि जो ये अभी अभी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं कि सोशल मीडिया रूल्स अभी लाने हैं, शायद एआई के ऊपर भी कोई काम हो रहा है। फिर पीटीए है, वो कह रहा है कि वीपीएन्स को रजिस्टर करना होगा, प्लस पाकिस्तान के जो लोकल आईएसपीज़ हैं, इनको भी अपनी प्रॉक्सी सर्विसेज़ देनी होंगी। अब ये मल्टीपल फ्रंट्स पे इंटरनेट को एक काबू जी करने बिल्कुल। का है ना, एक डेवलपमेंट जारी है। जब ये डिजिटल नेशन बिल अगर ये लॉ में पास हो जाता है, तो ये सारी आपकी एफर्ट्स विल दे बी इवन नीडेड? देन व्हाई वर्क सो हार्ड? आपको हमारी आवाज़ आ रही है? ओह! देयर इज़ अ लैग। मिस सबीन आप मुझे सुन सकती हैं? एक्चुअली जी, जी। अच्छा, जितना मैं समझी हूँ, एक्चुअली बात ये है कि आप हम लोग ये मिसाल तो देते हैं कि अपने पड़ोसी ममालिक की या दूसरे बाहर के ममालिक की, मगर फिर उसके लिए हमें अपने आप को एक दायरे-कार में लाना, चीज़ों को रजिस्टर्ड यूज़ करना, और इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना भी ज़रूरी है ना। कोई भी फैसिलिटी हो, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, जब आप उसको अडॉप्ट करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने साथ जो है वो उसके प्रोज़ एंड कॉन्स भी होते हैं। कुछ जो है वो चीज़ों में वो उसकी जो है वो हमें बेनिफिट कर रही होती है, कुछ में हमें हमारे लिए जो है वो चीज़ें हार्मफुल भी होती हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है हमारा ये यूज़ है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके दायरे-कार में हम चीज़ों को लेकर आएँ। इसी तरीके से जिस तरीके से इल्लीगल जो है वो वीपीएन्स यूज़ हो रहे थे, रजिस्टर्ड नहीं थे, बहुत सारी साइट्स ऐसी थी। 2-3 चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। एक, एज़ बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, तकरीबन जितने भी आप मुस्लिम ममालिक देखें, ये कोई जो है वो कोई नई चीज़ नहीं है, या पाकिस्तान में कोई ऐसा हो रहा हो और बाकी दुनिया में नहीं हो रहा। मगर इसमें जो है ना वो ज़रूरी है हमें कि हम कोशिश ये करें कि हमारे जितनी भी इस तरह की साइट्स हैं, जो हमारी एथिकली, मॉरली और हमारे रिलिजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हमें उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, उनको रोकना होता है। फिर आजकल जो है अक्सर वो बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रही हैं, साइबर स्पेस यूज़ हो रही है। सही। तो उसके लिए भी हमें कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस तो बनाने हैं। आपने अभी देखा, मतलब दुनिया में एक साइबर वॉर शुरू हो चुकी है। जी। इसराइल ने लेबनान पे, इस्राइल ने गाज़ा पे हमला किया, फिर ईरान ईरान ने उस पे, तो बात ये है कि अब ये चीज़ जो है ना वो सरहदों से निकल के ना स्पेस में चली गई है, साइबर स्पेस में। बिल्कुल तो जब तक हम अपनी डिजिटल बाउंड्रीज भी डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक हम उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन नहीं करेंगे, तो आप बताएं बहैसियत कौम हम डिजिटल नेशन, हमारे लोग चाहते ये कि गवर्नमेंट सर्विस तो तमाम प्रोवाइड कर दे, मगर हाँ, वो हर तरीके से जो है वो उसको सिक्योर भी तो करना है। आप मुल्क की सिक्योरिटी, बॉर्डर्स की, स्पेस की सिक्योरिटी भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना। जो पॉर्न साइट्स हैं पाकिस्तान में तो वैसे ही बैन हैं। तो क्या उनको बहाना बना के क्या वीपीएन बैन करने का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान कैसे है? जी बिल्कुल, मैं विथ रिस्पेक्ट जो है सबीन साहिबा से डिसएग्री करूंगा, क्योंकि जो रूल्स और रेगुलेशन हुकूमत ला रही है उनका हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। देखिए, ये तो बात ऐसी हुई कि आपकी एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी में आपको जो है कुछ 2-3 किताबें नहीं पसंद आ रही, तब पूरी लाइब्रेरी बंद कर दो। तो ये इंटरनेट के साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, क्योंकि कह रहे हैं कि जी देखें, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो आप
हर सारे और सारे सेक्टर्स को भी आप इम्पैक्ट कर रहे हैं, बजाय ये कि आप फरोख दें जो बेहतर फायदे हैं इंटरनेट के ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि जो बातचीत है वो भी सिटीजन्स के साथ हुकूमत नहीं कर रही। तो जितने स्टेक होल्डर हैं, मीडिया हो गए, सिविल सोसाइटी हो गई, लीगल कम्युनिटी हो गई, यूनिवर्सिटीज और एकेडमिक्स हो गई, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही कि हम किस तरह के कवानीन चाहते हैं और किस तरह के बनने चाहिए, उनमें मसाइल क्या खड़े आ सकते हैं। तो अगर आप कंसल्टेटिव प्रोसेस रखेंगे इन कवानीन का, रूल्स और रेगुलेशन का, तो फिर उसमें आगे कुछ काम हो सकता है। लेकिन उसके बगैर अगर हुकूमत अपनी तरफ से ही टेररिज्म का बहाना करके जो है ये सारे इकदाम करती है, तो फिर उसका हाल अभी हम देख रहे हैं कि सबील साहिबा की आवाज भी हमें सही नहीं आ रही, क्योंकि इंटरनेट का बहुत बुरा हाल हो गया है। एक्स की बंदिश और साथ-साथ में जो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं, उनके लिए एक्स खुला हुआ है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आम आदमी के लिए बंद, तो ये तो एक्सक्लूसिविटी आप क्रिएट कर रहे हैं। सो मेरी जो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डिजिटल नेशन बिल कहते हैं कि सेंट्रलाइज़ तो कर रहा है, लेकिन व्हाट इफ इट क्रिएट्स एन एक्सक्लूसिव स्पेस फॉर एक्सक्लूसिव पीपल? जी, हम यही देख रहे हैं कि ये पॉलिटिकल सेंसरशिप है, प्लेन और सिंपल। और इसको हमें यही कहना चाहिए, क्योंकि ये सियासी आवाज और जो जमहूरी आवाज है लोगों की, वो दबाना चाहते हैं। तो हमने यही जी, देखा जी। है, और हमारे पास सारे एविडेंस हमारे पास मौजूद है इसकी। जो सेंसरशिप रिक्वेस्ट पीटीए की तरफ से सोशल मीडिया कंपनीज को जाती हैं, जी। वो भी लोगों की जो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं उसको बंद करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको तो हमें ऐसे ही देखना चाहिए, और ये जो एक्स की जो बंदिश है वो जाहिर बात है हमारे हुकूक के खिलाफ है। और हुँ। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा पाकिस्तान का आइन है। और जो आइन जो हुकूक देता है, और जो सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस है स्पीच पे, हाई कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उसको भी देखने की जरूरत है। आप सिर्फ सिक्योरिटी की बात करके राइट्स को भूल नहीं सकते। जो आपके इजहार राय की आज़ादी है, जो आपकी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन का हक है, और आपका राइट टू जो प्राइवेसी है, वो सारे वायलेट हो रहे हैं रेगुलेशन से, क्योंकि सेंसरशिप और सर्वेलेंस जी। बहुत ज्यादा हो रही है। और इसका सबसे बड़ा जो है एक तो हमारे हुकूक पे आ रहा है, हमारे इकोनॉमी पे आ रहा है, हमारे यंग लोगों पे आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकली भी जो सियासी जमातें ये काम कर रही हैं, नौजवान उन्हें कभी वोट नहीं देंगे। नहीं, हो सकता है कि आपके जो फैक्ट्स हैं मुझसे बेहतर हों, आप इस पे डिबेट कर सकते हैं जी। कि अगर किसी को सियासी तौर पे दबानी आवाज़ होती, तो हमें जो है वो एक्स को दबाने की मेरे ख़्याल में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा जो राय के इज़हार के लिए या जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्सेस किया जाता है, वो फ़ेसबुक है। और फ़ेसबुक जो है वो उसको यहाँ पे भी कोई 40 मिलियन लोग, जिसमें जो है वो 70% जो है वो यंगस्टर्स यस, शामिल हैं। आप वो बिल्कुल सारे के सही कह सारे रही हैं, फ़ेसबुक को एक्सेस मिस कर रहे सबीन हैं, गौरी। इंस्टा को अगर आप एक्सेस कह कर रही रहे हैं हैं, कि और ज़रूरत ही नहीं पाकिस्तान में थी तो एक एक्स को नया बंद करने की, तो फिर फ़ेसबुक बंद के बाद किया जो हुआ ही सेकंड क्यों है? जो मोस्ट पॉपुलर है वो टिकटॉक है। तो टिकटॉक पे भी ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगी कि पिछले दिनों इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं रही, अभी स्टिल हो रही है, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। मगर सिर्फ 2000 जो 23-24 है, उसमें जो हमारी आईटी जो है, उससे जो हमने जो है वो अमाउंट जनरेट किया है, वो तकरीबन हमारी जो एक्सपोर्ट है उससे 3.23 बिलियन, जो कि ये 2022-23 खुद और आईटी उससे सेक्टर पिछले ने साल आपको से बताया है या? 24% ज्यादा है। अच्छा, ये सिर्फ वो है जो हमारे पास रजिस्टर होता है। फ्रीलांसर्स और घर बैठे खवातीन, बच्चे, और हमने भी इतने सारे अभी फ्री कोर्सेज कराए हैं, उसके जो नंबर्स हैं वो अलग है। उसामा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट, अगर इतने कम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्स, तो आपने उसे ब्लॉक क्यों किया है? तो उसमें हमें देखना है एक्स का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होता है। वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, जो फेसबुक और टिकटॉक वगैरह का नहीं होता। चले हम लेकिन ये कोशिश जवाब तो हुकूमत ही हमें दे सकती है कि किस वजह से हम ब्लॉक। हुकूमत से लेकिन कोशिश इसके करते हैं कि अलावा ये हुकूमत का इंटेंट एक बेहतर हो, मिनट, अगर वो हमें हुकूमत सुन की सके और हम परफॉर्मेंस की आपका हम बात सवाल और करें। अपना सवाल उन तक पहुंचा सकें, ताकि वो हमारी आवाज़ को भी सुन सकें। जी, जी। और जहां तक बात है कि आ, हुकूमत जो है इस पे बेहतरी लाएगी, स्पीड लाएगी, तो जब से ये हुकूमत इख्तिदार में आई है, तब तो इंटरनेट की स्पीड ठीक थी। जब ये हुकूमत इख्तिदार में आई है, तब इंटरनेट की स्पीड स्लो हुई है। तो ये फेलियर इसी हुकूमत का है, और ये इनको एडमिट करने की जरूरत है। आप हमें हर रोज नए ख्वाब दिखाते हैं, हम हमें कहते हैं 1 महीने में ठीक हो जाएगा, अगले महीने ठीक हो जाएगा, अभी अगला साल हमें बता रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की स्पीड बदतर होती जा रही है।
और अगर इतना ज्यादा इनकम और ग्रोथ और बिलियंस ऑफ डॉलर्स आईटी इंडस्ट्री से आए हैं, अगर आपने इंटरनेट इतना स्लो नहीं किया होता तो सिर्फ 10 गुना ज्यादा इनकम पाकिस्तान में आ सकता था। तो ये जो पॉलिसीज है इज ही म्यूटेड? हेलो? जी, आपको आवाज़ आ रही है मिस सबीन साहिबा? जी, जी। अम, अच्छा, मिस सबीन साहिबा, आप हमें सुन सकती हैं क्या? सो देयर आर सम अनफॉर्चुनेट है कि इसी टॉपिक के ऊपर इतने ज़्यादा ग्लिचेस हम लोग फेस कर रहे हैं, बट हम लोग ये रैप अप ही करना चाह रहे थे। आई होप उसामा खिलजी साहब के जो ये पर्टिनेंट कुछ क्वेश्चंस थे और कुछ डिमांड्स थे वो आपके सामने, यानी कि आप सुन पाई हैं। वो यही कह रहे हैं कि भी अगर ज़रूरत नहीं थी एक्स की बंदिश की तो उसको बंद क्यों किया, एंड क्लियरली ये कहना कि ये 1 महीने के अंदर या अगले साल सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये दीज़ आर हाई प्रोमिसेस जो अभी तक है ना, काफ़ी महीनों से हम लोग को जितनी गवर्नमेंट की ट्रैजेक्टरी नज़र आ रही है वो फुलफिल होते हुए नज़र नहीं आती। और हम उम्मीद करेंगे कि हम दोबारा इस मौजू पर बात करें मिस सबीन गौरी। हम आपको भी दावत देंगे, हम उसामा खिलजी साहब को भी दावत देंगे, और हम नए साल में आपसे दोबारा बात करना चाहेंगे, जब हम उम्मीद करते हैं कि आपके वादे के मुताबिक पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड बेहतर होगी और हमें इस तरह के ग्लिचेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बहुत शुक्रिया। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसीलिए तो जो लिखा तपाके जान से लिखा, जभी तो लोच कमाल का ज़ुबान तीर की है। मैं कट गिरूं या सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की एज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। नाज़रीन, ये चंद जो अशार थे, ये अहमद फराज की एक बहुत मशहूर नज़म मुहासरा के आखिरी चंद अशार में से थे। इसके ज़रिए उन्होंने ज़ियाउल हक़ के जो मार्शल लॉ के दौरान जो शायरों, अदीबों और सहाफ़ियों पर जो बंदिशें थी, जो उनकी ज़ुबानबंदी करने की जो कोशिशें थी, उनको बेनकाब किया था। और साथ ही उन्होंने ये पैगाम दिया था कि जो शायर होते हैं वो मुआशरे का अक्स होते हैं, और वो वही कुछ लिखते हैं जो वो अपने इर्द-गिर्द होता हुआ देखते हैं। लेकिन इसे बदकिस्मती कहें कि हमारा जो एक बतौर कौम सफ़र है, वो एक दायरों में जारी है। शायद यही वजह है कि आज के दौर में भी, आज के इस डिजिटल एज में भी हम शायरों की, अदीबों की और सहाफ़ियों की ज़ुबानबंदी की कोशिशें करते रहते हैं। इसकी एक झलक हमें नज़र आई चंद दिन पहले, जब एक और नौजवान शायर हैं अफ़कार अलवी, उनका एक एफ़िडेविट सामने आया जिसमें ये लिखा हुआ था और उनके दस्तखत थे कि वो अपनी चंद नज़में, जिनको चंद पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन लोग एंटी स्टेट समझते हैं या रियासत के ख़िलाफ़ समझते हैं, वो नज़में आइंदा नहीं पढ़ेंगे और ना वो आइंदा ऐसी कोई नज़म लिखेंगे। और हमने उससे पहले देखा कि एक और शायर अहमद फ़रहाद को उठा लिया जाता है उनके घर से, उनको गायब कर दिया जाता है। फिर चंद दिन बाद उनको एक बोगस मुकदमे में नामज़द करके अदालत में पेश कर दिया जाता है, और फिर चंद दिन बाद वो मुकदमा भी ख़त्म हो जाता है। आखिर हमारी जो रियासत और हुकूमत जो है, वो शायरों और अदीबों और सहाफ़ियों के जो कलम से लिखे हुए अल्फ़ाज़ होते हैं, उनका बोझ उठाने से कासिर क्यों है? इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है अहमद फ़रहाद को, जो ख़ुद भी एक शायर हैं और ख़ुद भी इस साल हुकूमती और रियासती जबर का सामना कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अहमद फ़रहाद, आपने राइट्स वॉच को जॉइन किया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि पहले जो बंदिशें थी वो सहाफ़ियों पर थी, लिखने की पाबंदी थी, बोलने की पाबंदी थी, लेकिन अब वो बंदिशें बढ़ते हुए हमारे आर्टिस्ट की तरफ जा रही हैं, शायरों की तरफ जा रही हैं, अदीबों की तरफ जा रही हैं। तो आपको क्या महसूस हो रहा है, रियासत क्यों अपना जो जबर का पंजा है वो ज़्यादा सख्त क्यों करती जा रही है, और वो शायरों और अदीबों को क्यों अपनी लपेट में ले रही है? देखिए जी, किसी मुफक्किर का कौल है कि रियासत जो है वो अपने वजूद के आखिरी दिनों में ज़्यादा मुतशद्दिद हो जाती है, और खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ये रियासत अपने वजूद के जो है वो आखिरी दिनों में हो। हम इसे यूं कह सकते हैं कि ये निज़ाम जो है ये अपने वजूद और अपनी बका के आखिरी मराहिल में जो है वो ज़्यादा मुतशद्दिद हो गया है। सही। और जब आप बहुत ज़्यादा बौखला जाते हैं और जब आप किसी मामले में बहुत ज़्यादा सटपटा जाते हैं,
तो उसके बाद आपको ये समझ नहीं आती कि आपने क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है, क्या हिकमत अमली अपनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बदकिस्मती से रियासत अब व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू में डिफरेंस नहीं कर सकती, इसको डिफरेंशिएट करने से वो कासिर है। अब आप ये देखिए कि शायरों से हल्फनामे लेना, शायरों को गिरफ्तार करना, लिखारियों पर एफआईआर देना, लिखारियों तक को उठा लेना और बोगस केसेस में फंसा देना। तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या इन्हें जो इनके मशवराकार हैं वो इनको ये भी मशवरा नहीं देते कि भाई ये चीजें तो उल्टा आपके गले में पड़ जाती हैं, कि एट द एंड आपको लोगों को छोड़ना भी पड़ता है, लेकिन तब तक आप बहुत सारी बदनामी, तब तक आप बहुत सारी जो है वो हाहाकार, बहुत सारा ठट्ठा अपने जिम्मे लेकर उनको छोड़ते हैं। तो मुझे लगता ये है कि ये निजाम जो है, इस निजाम के अंदर सब कुछ है सिवाय अक्ल के और दिमाग के, बाकी सब कुछ है इस निजाम के अंदर। ठीक है। अच्छा अहमद फराज साहब ये बंदिशें अब ये अदीब, शायर इन ये भी अब दायरे में आ रही हैं स्टेट की टारगेट में। मगर बात ये है कि जब हम लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है पूरी इंटरनेशनली, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेन ड्रेन हो रहा है लोगों का। अब वो शौक जो रोमान वो उनका एफर्ट ही नहीं है कि वो लिटरेचर की तरफ जाएं। आपको क्या लगता है कि स्टेट है वो अब जब इस तरीके से अपने अब शायरों के साथ भी जो सलूक कर रही है, कोई पाकिस्तान जो है उसका लिटरेरी कल्चर वो सरवाइव कर पाएगा भी? देखिए जी, हमारा लिटरेरी कल्चर पहले भी स्टेक पर है बदकिस्मती से, और इसमें मैं रियासत को इसमें से माइनस करके एक बात करूंगा कि आपने 76 ईयर्स हो गए आपके आपकी आज़ादी को, तो आपने इन 76 ईयर्स में एक ऐसा आदमी आप पैदा कर नहीं कर सके कि जो नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट भी हो, किसी बहुत बड़े आलमी जो है वो अवार्ड या इनाम या एजाज के लिए नॉमिनेट भी हो। तो इसका मतलब ये है कि आप उस सतह का, इंटरनेशनल सतह का लिटरेचर तो आप क्रिएट नहीं कर रहे, वेदर इट कम्स टू पोइट्री और प्रोज। तो इसका मतलब ये है कि पहले ही आपको बहुत बड़े को लिटरेरी दिमाग आप पैदा नहीं करते। हुँ। ऊपर से अगर रियासती सरपरस्ती भी ना हो, और रियासती सरपरस्ती पर भी जो है अगर आप उल्टा रियासत शायरों को, अदीबों को, दानश्वरों को, लिखारियों को भी दबाने की कोशिश करें, और आप लिखने की आजादियां भी छीन लें, आप बोलने की आजादियां भी छीन लें, आप सोचने की आजादियां भी छीन लें, तो वो जो पहले ही एक माहौल जो है जो अबतरी का शिकार है, जवाल का शिकार है, उसमें तो आप बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि एक आम आदमी जो है, एक लिखने वाला जो है, वो लिखने की तरफ सोचे जिस दिन उसको यह ख्याल आएगा कि यार क्या पता कोई ऐसी बात लिखनी पड़ जाए, क्या आकर घर गिरा दें, क्या पता कोई ऐसी बात लिखनी पड़ जाए कि आपकी नौकरी छूट जाए, क्या पता ऐसी बात लिखनी पड़ जाए कि अगले आपको उठाकर आपसे हल्फनामा ले लें। यानी मैं आपको पर्सनल ये बात बताऊं कि अपार्ट फ्रॉम माय ओन स्टोरी, माय वाइफ इज आल्सो सफरिंग। मेरी वाइफ शी इज आल्सो राइटर, वो शायरा है, और आपको शायद पता ना हो कि वो 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया है कि वो जॉब से आउट है। वो सरकारी जॉब कर रही थी, वो एक गजेटेड जॉब कर रही थी, और आप अंदाजा कीजिए कि अभी उसकी नौकरी भी स्ट्रेक के ऊपर है। सिर्फ किस बुनियाद पर कि तुमने अपने शोर के लिए आवाज क्यों उठाई, तुमने अपने शोर का मुकदमा क्यों लड़ा। सही। तो आप मुझे बताइए कि एक ऐसा मुल्क के जिसके अंदर अब मसला बदकिस्मती ये है, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये भी डर नहीं है कि नौकरी चली जाएगी, ये भी डर नहीं है कि आपको कोई जो है वो आप के ऊपर मुकदमा हो जाएगा। यहाँ तो जान के खतरात हैं। मसलन आपके यहाँ मिसालें मौजूद हैं, आपने लोगों को जान से मारा है। जी। तो इस तरह की बर्बरियत में या फिस्तायत के अंदर एक शायर जो है, शायर या अदीब, तो वो तो बड़ा बेचारा बड़ा पुरस्कून अंदाज में सोचने का कायल है, बड़े पुराने माहौल में सोचने का कायल है या लिखने का कायल है। वो कहाँ सोच सकता है लिखने की तरफ, आप मुझे बताइए। बिल्कुल। अच्छा तो वो मैं फिर ऐसे माहौल के अंदर जो प्रोडक्ट आपके निकलेगी। अच्छा अफ़गास सॉरी जी। फरहाद साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जो हो रहा है शायरों के साथ वो वाक़ई बहुत अफ़सोसनाक है। आप पर भी बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया गया और आपको भी गायब किया गया, फिर एक बोगस मुकदमे में आपको नामज़द किया गया। क्या दौरान हिरासत जिन भी लोगों की कस्टडी में थे, उनके आपसे क्या मुतालबा था? या आपको भी अफ़कार अलवी की तरह कोई एफ़िडेविट कहा गया कि ये साइन कर दें कि आप आज के बाद ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे? देखिए जी, एक तो पहली बात लेट मी ऐड इट कि मैं
जिन लोगों की हिरासत में नहीं था, मैं फौज की हिरासत में था। और मुझे एमआई ने उठाया था, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने उठाया था, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसने उठाया था। और उसमें बाकी सारी एजेंसीज और बाकी लैंड फोर्सेस जो इदारे हैं, उनका भी पूरा पूरा हाथ था। तो एक तो मैं अपनी रियासत और रियासत के इदारों की जो है वो उनकी हिरासत के अंदर था। बिल्कुल 100% मुझसे मुतालिबा यही था। अगर ये मैं मुतालिबा पहले दिन ही मान लेता तो मैं पहले दिन ही जो है वो वापस बाहर आ जाता। तो ये जो पहले 14 दिन मुझे अपनी हिरासत में रखा, फिर 15 दिन मुझे पुलिस के हाथ दिया एक बोगस केस के अंदर, तो उसमें एक ही मुतालिबा था कि आप जो है वो ये एक तो हमारे हक में बयान दें, 164 का बयान हमारे हक में दें। ये बहुत आम बात कर रहा हूँ। जी, ये आपसे पहले बात मैंने शायद सिर्फ जो है वो गार्डियन को इंटरव्यू में कही थी कि मुझे ये कहा गया था कि आप हमारे हक में बयान दें कि आप घूमने फिरने के लिए गए थे, अच्छा। ठीक, आप सैरो तफरीह के लिए गए थे, ठीक। आपको किसी एजेंसी ने नहीं उठाया था, हुँ, और आप ये करें कि हमारा दामन साफ कर लें। तो सही है। ये जो तकरीबन 1 महीने की मेरी उनसे जंग थी वो यही थी कि मैं आपके हक में बयान नहीं दूंगा कि हुँ, मैं घूमने फिरने गया था या इसमें कोई आपका हाथ नहीं है, मैं ये बयान हरगिज नहीं दूंगा। दूसरी बात यह है कि लिखने के हवाले से स्टाम्प उन्होंने अंदर से मुझसे क्या लेके देना था, जाहिर है मैं एक ऐसी कंडीशन में था कि वो मेरी अपने पास हिरासत को जाहिर है वो सरफस भी नहीं कर रहे थे, आप पे वो हुँ, उसको मान भी नहीं रहे थे। अच्छा। तो लिहाजा मुझसे उनको गारंटीज चाहिए थी कि हुँ। लोग आपकी गारंटीज दें, कुछ लोग जो आपकी गारंटी दे सकें कि आप बाहर जाकर हमारे खिलाफ बात नहीं करेंगे या बोलेंगे नहीं या लिखेंगे नहीं। तो हुँ। वो तो गारंटी ना मैंने देनी थी ना मेरे नाम पर किसी ने देनी थी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता था कि गारंटी कोई भी नहीं देगा। सही। तो फिर बिलाखिर ये है कि ये तकरीबन 1 महीने की तवील जंग थी, जो उसमें जो मेरी सफरिंग्स हैं, जो उसके अंदर मेरा जो पेन है, उसके अंदर जो मेरे हार्डशिप्स हैं सारी, उसके पीछे वजह यही थी कि आप जो है वो यकीन दहानी करवाएं कि आप नहीं लिखेंगे, सही। और दूसरा ये है कि आप हमारे हक में बयान देंगे। क्या आपको कोई आपकी मालूमात है कि अफ़कार अलवी का जो एफ़िडेविट सामने आया है, उसमें उनको भी कोई दबाव का निशाना बनाया गया? और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अभी कुछ मंज़र-ए-आम से गायब हैं। आपको उनके व्हेयरअबाउट्स का कुछ पता है? नहीं, मेरी अफकार से कुछ दिन पहले ही बात हुई थी हुँ, इस सारे वाकये के बाद। जाहिर है दबाव के तहत ही वो तो थोड़ा यंग लड़का भी है, आ, उस तरह से ज्यादा थोड़ा एक रिमोट एरिया में रहता है, उतने जी, ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं है चीजों का, आपको पता ही है। तो जब आप थोड़ा सा, मेरा तो ये था कि मैं एक जर्नलिस्ट भी था, साथ जी, में एक बेहतर पोजीशन पे काम भी कर रहा था, फिर थोड़ी सी सोसाइटी सोशल जो एक वो मेरा एक लिंक था वो भी बहुत बेहतर था, वो चीजें थी। तो वो जाहिर है वो एक दूरफ्तादा इलाके का रहने वाला है, सही, और एक नौजवान आदमी है, तो छोटे शहर से उसका ताल्लुक है। जी, तो ज़रा बहुत सारी चीजें शायद वो कोप नहीं कर सका। मुझे कई लोगों ने पूछा कि उसने क्यों दिया है एफिडेविट। हुँ। तो मैंने कहा यार हर आदमी अहमद फरहाद की पोजीशन पर नहीं होता। सही, वो किसी मामले में स्टांस उसका हो, या वो किसी मामले के अंदर कोई जो है ना वो टेक ले सके, किसी मामले में वो खड़ा हो सके या लड़ पड़े किसी मामले में। हर आदमी के अपने मसाइल होते हैं, तो जाहिर है उसके ऊपर भी बड़ी उसको डराया गया, धमकाया गया, जाहिर है उसकी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया। और मजे की बात आपको बताऊं कि मेरी भी फैमिली को इन्वॉल्व किया गया था। मुझे उठाने से पहले तकरीबन 1 महीना पहले मेरी फैमिली को बुलवाया गया था मेरे अच्छा, आबाई इलाके में, और मेरे भाइयों से कहा गया था कि आप लिख कर दें कि अहमद फराज से कहें कि वो लिख कर दें। उन्होंने कहा जी वो तो नहीं लिख के देगा। फिर उन लोगों ने मेरे मेरे भाइयों से कहा कि आप लिख कर दें कि वो आइंदा कुछ ऐसा नहीं करेगा। उन्होंने कहा जी हम ये भी नहीं लिख के दे सकते, वो ऐसा नहीं करेगा। पहली बात ये उसने कुछ गलत नहीं किया। दूसरी बात ये कि उसके बिहाफ पर हम कैसे लिख के दे सकते हैं, वो एक खुद मुख्तार आदमी है। हाँ। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा आप ये काम करें कि आप ये लिख कर दें कि आपका अहमद फराज से कोई ताल्लुक नहीं, हुँ, अच्छा। आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई वो हमारा भाई है, हम उसके साथ अपना कोई रिश्ता भी खत्म नहीं कर सके। बिल्कुल, तो ये मुझे उठाने से 1 माह पहले भी मेरे साथ भी ऐसे मामला हुए थे। ठीक है। अच्छा, अहमद फरहाद साहब, आप तो यही बता रहे हैं कि आपको जिस वक़्त के लिए डिसअपीयर किया गया था, तो आपसे कई प्रॉमिसेस लिए, कोशिश की थी कि आपसे कुछ गारंटीज़ ली जाए, जो आपने ऑब्वियसली उसके ऊपर एक स्टांस लिया था कि मैं नहीं, बिल्कुल भी इसके ऊपर कायल हूँ। तो आफ्टर आप अब जो आज़ाद हैं, तो आपने उसके बाद से अगर कुछ पेन किया हो, कुछ नया लिखा हो,
वो अगर आप हमारे ऑडियंस के लिए चंद 2 वर्सेस अगर आप पढ़ के सुना सकते हैं। हाँ, मैं उसके बाद तो ज़ाहिर है मुसलसल लिख रहा हूँ। मेरी काफ़ी चीज़ें उसके बाद आई हैं और मैं तो अगर आप लोग मुझे ट्विटर पे फ़ॉलो कर रहे हैं, एक्स पे जी, फ़ॉलो जी। कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि मैं तो वोकल हूँ और मैं हुँ। पहले पहले से ज़्यादा शिद्दत से बोलता हूँ और मुझे तो कोई खौफ, कोई खतरा किसी किस्म का नहीं है। स्टिल मेरे ऊपर एक 780 का एक पर्चा है। अभी भी वो डिस्कार्ड मैं नहीं एक किया। अदीब और शायर हूँ और मुझे लिखना ही आता है और जो है मैं इंशाल्लाह लिखता ही रहूँगा। मैं कुछ शेर आपको सुनाता हूँ। जी, जी। जी, जी। सारी आवाज़ें दबा दो, सारी आवाज़ें दबा दो, सारे बंदे मार दो। सारी आवाज़ें दबा दो, सारे बंदे मार दो। आपकी मर्ज़ी है आका जितने बंदे मार दो। आपकी मर्ज़ी है आका जितने बंदे मार दो। पहले ही कड़वाहटों की ज़द में है मेरी ज़मीं और तुम ऊपर से मेरे मीठे बंदे मार दो। सिलवटें पहना दो चेहरों को मुकम्मल सोग की और फिर चौकों में हंसते गाते बंदे मार दो। रात की तहवील में दे दो मेरा शहरे मलाल। रात की तहवील में दे दो मेरा शहरे मलाल और चुन चुन कर मेरे जुगनू से बंदे मार दो। छोड़िए दुश्मन से लड़ना आपका शेवा नहीं, आपके जब जी में आए अपने बंदे मार दो। क्या खबर कब घर उठा लाओ कोई बाहर की आग, क्या खबर कब किससे डॉलर लेके बंदे मार दो। और जाम पना अब मारने में हिचकिचाहट किस लिए, जैसे पहले मारते थे वैसे बंदे मार दो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत खूब, बहुत खूब अहमद फराज साहब आपका। बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया आपने राइट्स फ़ौज को जॉइन किया और बड़े तफ़सील से उन हालात पे बात की जिनसे हमारे शायरों, अदीबों और सहाफ़ियों को आजकल गुज़रना पड़ रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि रियासत जो है वो इस हवाले से अपनी पॉलिसी पे गौर करेगी, क्योंकि हमने देखा है कि कभी भी जो जबर है उससे शायरी या लोगों के ख़यालात वो तब्दील नहीं हुए, बल्कि उसमें ज़्यादा जिद्दत, ज़्यादा शिद्दत और ज़्यादा निखार आया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जब नया साल शुरू होता है तो एक एफ़र्ट होती है कि उसको सेलिब्रेट किया जाए और बड़ी उम्मीदें होती हैं कि जो नया साल है उसके अंदर नई अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगे, नए एवेन्यूज़ ओपन होंगे और खुशियाँ मनाई जाएँगी। और अफ़सोस की बात ये है कि राइट्स वॉच के प्रोग्राम में चाहे हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ये कुछ चीज़ें सेलिब्रेट करें, लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली 2024 में कई ऐसे वाक़यात आए हैं जो हम कहेंगे कि इंसानी हकूक़ के बहुत बड़ी ख़िलाफ़ वर्जियाँ थी और ये अफ़सोस है कि इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो भी नहीं मिलेगी। 2024 में कौन-कौन सी खिलाफ वर्जियाँ हुई इंसानी हकूक़ की, हम लोग देते हैं आपको एक रिकैप, देखिए। 8 फरवरी के आम इंतखाबात के दौरान मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल की गई, जिससे धांधली के खदशात पैदा हुए। पूरे साल के दौरान सहाफ़ियों, शायरों और तुलबा समेत कई अफराद को जबरी गुमशुदगियों का सामना करना पड़ा। हुकूमती इक़दामात में तहकीकात और वादे तो शामिल थे, लेकिन नाक़दीन ने शफ़ाफ़ियत की कमी की निशानदेही की। पाकिस्तान ने एक्स साबका ट्विटर तक रसाई पर पाबंदी लगा दी, जो अभी तक बरकरार है और इस पर किसी वजाहत का इजहार नहीं किया गया। इस साल मजहबी इंतहा पसंदों की जानिब से मॉब अटैक्स के भी कई बड़े वाक़यात पेश आए। फरवरी में लाहौर में एक खातून को लिबास के डिजाइन के बायस तौहीन मजहब के इल्जाम पर हुजूम की तशद्दुद का सामना करना पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती से इसे बचा लिया गया। 25 मई को सरगोधा में एक ईसाई शख्स नज़ीर मसीह को ब्लास्फेमी के इल्जाम में हुजूम की तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में वो 3 जून को जख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गए। 20 जून को सवात में एक सयाह पर तौहीन मजहब के इल्जामात के बाद हुजूम ने तशद्दुद किया, जलाया और पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया। 2024 में गैर पार्लिमानी सियासत की रुझान में भी इजाफा देखने में आया। 28 जुलाई को बलूचिस्तान में बलोच यकजहती कमेटी ने राजी मुच्ची के नाम से एक इज्तिमा मुनक्किद किया, जिस पर रियासती क्रैकडाउन हुआ। इस इज्तिमा में हजारों अफराद ने रियासती जबर के खिलाफ आवाज उठाई और इसके ऑर्गेनाइजर्स महारंग बलोच और समी बलोच को बैरून मुल्क सफर से रोक दिया गया। इसके अलावा फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार अहमदी शख्स को जमानत दी, जिसके बाद एहतजाज और जजों के खिलाफ मुहिम शुरू हुई। मुहिम इतनी पुरतशद्दुद हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को 22 अगस्त को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मजहबी जुनूनियत का एक और केस 19 सितंबर को सामने आया,
जब उमरकोट के डॉक्टर शाहनवाज, जिन पर ब्लास्फेमी का इल्जाम था, एक फेक पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिए गए। इस वाक़े के बाद सिंध भर में मुल्ला मुखालिफ तहरीक का आगाज हुआ और अवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया कि वो सिंध को मजहबी इंतहा पसंदों के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। इस साल हुकूमत ने ऑनलाइन मवाद की निगरानी के लिए फायरवॉल नस्ब करने का भी मंसूबा बनाया, जिससे प्राइवेसी और VPN के इस्तेमाल पर असर पड़ा। मुल्क गिर इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से मवासलात में खलल पड़ा, जिसके बायस ऑनलाइन कारोबार करने वालों को शदीद मुआशी नुकसान का सामना करना पड़ा। इन इक़दाम को आज़ादी इजहार और राइट टू इंफॉर्मेशन पर कतगन के तौर पर देखा गया। 11 से 13 अक्टूबर के दौरान पश्तून अमन जिरगे ने पश्तूनों के हकूक के लिए आवाज़ उठाई और सूबाई हुकूमत ने मुआहदे पर अमल दरामद की भी यकीन दहानी करवाई। अक्टूबर में हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर की, जिससे पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में अहम तब्दीलियां आईं, खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के हवाले से। 24 नवंबर को होने वाली तहरीक इंसाफ के एहतजाज में तकरीबन 20 अफराद की हलाकतें होने की इत्तलात आईं और कई अफराद जख्मी भी हुए। साल भर कुर्रम में शिया और सुन्नी बरादरियों के दरमियान फिरकावाराना तशद्दुद की वजह से जंग का माहौल बरकरार रहा, जिसके नतीजे में ग़ज़ाए क़िल्लत और अदवियात की कमी का सामना हुआ और कई दर्जन बच्चे हलाक हुए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 21 दिसंबर को फौजी अदालतों ने 25 अफराद को 9 मई के मुजाहिरों में सजा सुना दी। इस इक़दाम को यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। ये 2024 में होने वाली इंसानी हुकूक की पामालियों के चंद बड़े वाक़यात हैं। इस साल पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल, मजहबी तशद्दुद, जबरी गुमशुदगियां और इजहार राय की आज़ादी पर पाबंदियां नुमाया मसाइल रहे। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का और इस साल का आखिरी राइट्स वॉच। हमें उम्मीद है कि जो स्टोरीज़ हम पूरे साल के दौरान आपके सामने लेकर आए वो आपको पसंद आई होंगी और आपने उससे अंदाज़ा हुआ होगा कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल कैसी रही। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में हम आपके लिए कुछ ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज़ भी लेकर आएँ जो पाकिस्तान में हों और जिसको हम हाईलाइट कर सकें। आपको मेरी और पूरी राइट्स वॉच की टीम की तरफ से नया साल बहुत मुबारक हो। उम्मीद है नए साल में भी आप हम लोग को फॉलो करते रहेंगे हमारे तमाम सोशल्स पे। देखते रहिए voicespeaker.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicespeaker.net।